गुड आफ्टरनून सभी को। संदीप कुमार, विभा, राजेश, सभी का वेलकम है। वहान। तो कल का जो हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा 1857। सॉरी, एक सेकंड। कल का जो हमारा था वो था 1857 का विद्रोह। इसको विद्रोह कहना ज्यादा सही रहेगा, क्रांति नहीं बोलना चाहिए इसे, ठीक है। द रिवोल्ट, ठीक है। इंग्लिश में जो आप में से लिख रहे हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857। सभी को ऑडियो और वीडियो आज भी ऐड नहीं हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है। आज भी ऐड नहीं हुए, नहीं वो इस वजह से नहीं करवा रहा करंट अफेयर्स। हाँ। यस पूजा, ये वो वाला बैच है ही नहीं, ठीक है। हाँ, वो इसी वजह से मैं करंट अफेयर्स नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को नहीं पता है। मैंने कल भी ये कहा, इवन कल मेरी यूट्यूब की क्लास थी, उस पर बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि 24 जुलाई से क्लासेस नहीं हो रही हैं। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ये बात अभी अभी जस्ट मेरी बात भी हुई है, कल भी मैंने करी थी, उन्हें क्लासेस ऐड करनी चाहिए था, तो जरूर ऐड होगी। AMRS का 1 अगस्त से शुरू होगा, ठीक है। मेरे को इसी वजह से पता है क्लासेस शो नहीं हो रही है, मेरे को जानकारी है, तो वो क्लासेस के लिए मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया। अब वो जल्दी ही इसको सॉर्ट आउट करते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ उनसे पूछ के। हम्म। अबे यार, अब फोन नहीं मिला है इसका। ठीक है, अभी तो देखिए इनको कॉल में लगा रहा हूँ, इनका भी कॉल नहीं मिला है। मे बी कल परसों मंडे से शायद उनका हमारे साथ राब्ता हो जाए, ठीक है। चलो, तो 1857 की क्रांति को जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, ठीक है, इनका जन्म 28 मई को, ध्यान रखिएगा, 28 मई को ही 2023 को हमारा संसद का उद्घाटन किया गया है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इतनी अंग्रेजी तो जानते होंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति को आजादी की, ओके, आजादी की, कुछ बच्चों को आपका पढ़ा समझ नहीं आता, सभी टाइप के स्टूडेंट होते हैं सर, इसमें कोई बात नहीं, नई बात नहीं। तो आपका आजादी की इसको पहली लड़ाई बोला जाता है। कल मैंने आपको इसके कई सारे कारण बताए थे, क्योंकि ये आपका ऐसे ही नहीं है कि भाई एकदम से शुरू हुआ, काफी समय से जो भारतीयों के मन में गुस्सा था वो एक साथ इसमें फटा। जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में कल मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था, जल्दी से बताओ। राजनीतिक कारणों में मैंने कल आप में से किस किस को लिखवाया था, सबसे पहले एक तो राज्य हड़प नीति लिखवाया था। राज्य हड़प नीति के बाद आपका क्या था, नाना साहब की पेंशन, अवध का विलय, ठीक है। फिर आपका सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में आपका जो महिला सशक्तिकरण उन्होंने शुरू करा था, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का अंत, अंग्रेजी भाषा को मान्यता देना, ठीक है।
और जो तीसरा था वो क्या था आपका, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में आपका जो भू राजस्व नीति थी, और जो इसका अंत में था वो क्या था, वो था इसका धार्मिक, और इसको हम तत्कालिक कारण भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तत्कालिक कारण यानी इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तत्कालिक कारण कि जिसकी वजह से एकदम से क्रांति की शुरुआत हो जाती है, तो वो क्या होता है, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, तो ये तीन चीज ये आपको कल मैंने पढ़ाई थी। अब ये जो विद्रोह की जो शुरुआत होती है, ठीक है, तो लिखेगा विद्रोह की शुरुआत शुरुआत होती है आपकी 29 मार्च 1857 को। ओके, आपका उस समय बंगाल में एक जगह पड़ती थी बैरकपुर, इसे अंग्रेजी में बैरकपुर बोला जाता है, हिंदी में बैरकपुर बोलते हैं। ओके, सो बैरकपुर में जहां पर दूसरी नेटिव अरे नेटिव कैसे, नेटिव कोई हिंदी में नेटिव, नेटिव कैसे लिखेंगे हिंदी में, NATIVE, नेटिव इन हिंदी, नेटिव। ठीक है, दूसरी नेटिव इन्फेंट्री के ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे द्वारा, ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे द्वारा दो ब्रिटिश या अंग्रेज, ठीक है, दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। यह विद्रोह की शुरुआत होती है बंगाल के बैरकपुर में। ठीक है, दूसरी नेटिव इन्फेंट्री में थे, इनके साथ फिर वहां पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री दो थी ये। ठीक है, अब जो आगे बढ़ते हैं कि इनको 29 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, और फिर मेरे ख्याल से इनको फांसी दे दी जाती है मई के महीने में। फिर जो विद्रोह की असली शुरुआत है वो शुरू होती है 10 मई 1857 को, और ये क्या है, विद्रोह की असल शुरुआत। ओके, अच्छा ये हाँ यार, 34वीं यहाँ पर थी, यहाँ पर ये सॉरी दूसरी यहाँ पर थी, एक सेकेंड, इसको जरा 34th करना, ये मेरे से एक त्रुटि हो गई। विद्रोह की असल शुरुआत, असल शुरुआत जो शुरू हुई थी वो आपकी कहां से हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ से। यहां पर दूसरी और सातवीं थी मेरठ। मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और अभी तक एशिया का सबसे बड़ा कैंट है, छावनी क्षेत्र है। तो यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर दूसरी और सातवीं दो नेटिव इन्फेंट्री होती थी। तो यहां से ये विद्रोह की शुरुआत होती है।
विद्रोही सैनिक अपने सभी सैन्य अधिकारियों को मार देते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी 11 मई 2000 सॉरी 1857 को कहा जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली आके उस समय जो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको क्या करते हैं, उसको भारत का बादशाह घोषित कर देते हैं और फिर ये विद्रोह होने लगता है। अब ये जो विद्रोह था ये हुआ कहाँ कहाँ पे था? तो ये आपका अगर देखा जाए तो इस विद्रोह को, तो ये आपका ज्यादातर उत्तर प्रदेश के भाग में ही हुआ है, पूरे भारत में नहीं हुआ। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो पूरे भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। देखिएगा एक सेकंड, ये हो अब बना है। अरे ठीक है, ये हमारे भारत का नक्शा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका इधर इस तरीके से दिल्ली यहाँ पर है, तो ये इतने क्षेत्र में ही ये हुआ था। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए ये इतने क्षेत्र में ही इसका प्रभाव था। अब इसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों ने भाग लिया था, तो कई बार इस पर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता कि कौन सा आपका कहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहा था। कईयों के बारे में तो आपको जानकारी होगी, कईयों के बारे में तो आपको जानकारी होगी, और जिनको नहीं है वो जरा लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर हमें जगदीशपुर की बात करनी है। ओके। हम्म। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली यहाँ पर पड़ता है, तो दिल्ली में जो नेतृत्व था वो कर रहे थे आखिरी मुगल बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। और ये कविताएं लिखते थे, तो इसे जफर के नाम से भी जाना जाता था, बहादुर शाह द्वितीय जफर की उपाधि मिली थी। ओके। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह फर्स्ट तो 1707 में बना था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब दिल्ली से आप जाओगे तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में ये इधर यहाँ पर आपका पड़ता है बरेली। ठीक है, बरेली। तो बरेली में एक नाना साहब के मित्र थे जिनका नाम था खान बहादुर खान। तो ये भी ये सोच रहे थे कि अंग्रेजों को हटाकर अपनी रियासत में बना लूंगा। ठीक है, इनका प्लान दूसरा था, खान बहादुर खान। बरेली से आगे चलेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका कानपुर। कानपुर, तो कानपुर में नाना साहब। ठीक है, कानपुर में कौन थे? नाना साहब। अच्छा, नाना साहब का जो वास्तविक नाम था, ठीक है, वो था धोंदू पंत। नाना साहब का जो वास्तविक नाम था धोंदू पंत। ओके। अरे भाई देखो, अधूरा बैच मैंने नहीं छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा है। पहली बात तो ये आप लोगों को मैं बता दूं, मिस्टर अमित कुमार, मैं तो अपनी क्लासेस उसी टाइम पे मेरी 2 बजे होती है और 2 बजे मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ। वो आपके बैच में शो नहीं हो रही है, इसकी जानकारी मेरे को कल हुई थी और ये मैंने कल ही लोगों को बता दिया था। ठीक है। हाँ, तो ये मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, मैं कोई जानबूझ के क्लास नहीं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं तो अपना उसी सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हम्म। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद कानपुर के बाद जो अगला आता है वो आपका क्या आएगा, लखनऊ। लखनऊ यहाँ पर पड़ता है, तो लखनऊ में थी, लखनऊ में आखिरी नवाब जो थे वाजिद अली शाह, उनकी धर्मपत्नी लखनऊ। तो लखनऊ की जो थी उनका नाम था बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। मैं एक बार और दोबारा कॉल करके देख लेता हूँ। हिमांशन। ओके, तो चलिए, ठीक है। चलिए, तो उन बच्चों को सभी को बैच असाइन हो गया है। अब किसी को, हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब वो बैच असाइन हो गया है, मैंने चेक भी कर लिया है। अब जिसको क्लास करनी होगी वो आ जाएगा। अब पुराने बच्चों को भी ये क्लास असाइन हो चुकी है, इसलिए अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब नहीं हो पाती है तो अब इसमें मेरी तरफ से कोई, पहले भी नहीं था अब भी नहीं है। तो आपका लखनऊ, लखनऊ के बाद आगे आपका पड़ता है लखनऊ से आगे आपका एक क्षेत्र पड़ता है जिसको यहाँ पर इसको बोलते हैं फैजाबाद, जो अब अयोध्या जी के नाम से जाना जाता है। तो फैजाबाद में, फैजाबाद, तो फैजाबाद में थे
मौलवी मौलवी अजीम उल्लाह, ठीक है, मौलवी मौलवी अजीम उल्लाह। फिर फैजाबाद से आगे आपका इलाहाबाद, ठीक है, फैजाबाद से आगे इलाहाबाद। इलाहाबाद में थे भाई इलाहाबाद। अब आज की डेट में तो इसको इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद को जाना जाता है आपका प्रयागराज के नाम से, ठीक है। यहां पर था लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली। लियाकत अली नहीं थे, लियाकत खान था। लियाकत अली नहीं, लियाकत खान। लियाकत खान, लियाकत अली तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। और फिर आपका जो मुख्य है यहाँ पर बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, भोजपुर जिला, ठीक है, भोजपुर जिला में जगदीशपुर गांव, ठीक है, जगदीशपुर गांव में आपका ठाकुर कुंवर सिंह, ठीक है, ठाकुर कुंवर सिंह। अच्छा, ये रिवोल्ट बस इन स्थानों पर ही आपका, हाँ, फतेहपुर फैजाबाद है भाई, फतेहपुर मौलवी अजीमुल्ला, इनको डंका शाह के नाम से भी जानते हैं, शालू मैम। और फतेहपुर फैजाबाद देख लीजिए, आसपास ना हो, शायद इस वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो। तो ये आपके रिवोल्ट के थे। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें अरे एक तो भूल ही गया यार, खूब लड़ी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी, ठीक है, ये तो मैं भूल ही गया। खैर, भूल भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झांसी की रानी को मेरे शब्दों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सी थी? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। इनका असली नाम था मणिकर्णिका, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख स्थान थे। अब 1857 की क्रांति जो है ये विफल हो गई थी, क्योंकि लोगों का कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं था, अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे, अलग अलग उद्देश्य थे, क्योंकि इसमें हर कोई व्यक्ति भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ा था। अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बहुत ताकत के साथ दबाया, और उसके बाद क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया 1858, यानी इस क्रांति के बाद 1858 से 1947 तक भारत पर जो शासन रहा वो किसका रहा? ब्रिटिश ताज का रहा, या ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। ओके, ठीक है, चलो। अब आगे बढ़ते हैं। जिसको अगर सीरीज वाइज लिखना है तो बस वो मैप ना बनाओ, लिख लो, ठीक है। यहाँ पर मैं ज्यादा कमेंट ना करा करे, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रखा के। तो अब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति में, ठीक है, 1857 की क्रांति में कुंवर, अगर आप लोगों को सीरीज वाइज करना तो आप उसे सीरीज वाइज लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने तो समझाने के लिए वो मैप बनाया था। कुंवर सिंह की भूमिका, ठीक है, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका। तो कुंवर सिंह जी का जो जन्म है वो जगदीशपुर के जो भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम था साहबजादा, ठीक है, बाबू साहबजादा सिंह। इनका पिता का नाम जो था वो था बाबू साहबजादा सिंह, इनके पिता का नाम था। और ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध
ठीक है, ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते थे, आंदोलन करते थे। तो एक तरीके से देखें तो देश प्रेम और विदेशी शासन के प्रति, ठीक है, जो विदेशी शासन के प्रति विरोध, इनको क्या था आपका, इनको विरासत में इनको मिली है। ठीक है, अब 1857 की क्रांति का जो नायक है हमारे वीर कुंवर सिंह जी, इनको ये शुरू कैसे होता है, तो 10 मई 1857 को आपका शुरुआत हो जाती है किसकी, मेरठ से क्रांति की। लेकिन 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने, ओके, कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित करा। ठीक है, तो बिहार में क्रांति की शुरुआत, ठीक है, बिहार में क्रांति की क्रांति का प्रारंभ अगर हम देखें तो वो होता है 25 जुलाई 1857 को, क्योंकि इस दिन दानापुर 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 छावनी होती होगी यहाँ पर। ठीक है, दानापुर छावनी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर कुंवर सिंह को अपना नेता बनाया था, कुंवर सिंह को अपना नेता बनाया था। ठीक है, पूर्व फिर इसके बाद उन्होंने क्या करा, इसके बाद कुंवर सिंह ने आपका जगदीशपुर में गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया, क्योंकि लड़ने के लिए आपको हथियारों की जरूरत होती है। तो जब इन्होंने सैनिकों ने इनको अपना नेता बनाया था, तो फिर जगदीशपुर में इन्होंने गोला बारूद का एक निर्माण, गोला बारूद का कारखाना स्थापित करा, और 10,000 और 10,000 सैनिकों की देशभक्त सैनिकों की 10,000 देशभक्त लिख लीजिएगा यहाँ पर, देशभक्त सैनिकों की सेना का निर्माण करा था। ये पॉइंट लिख लीजिए आप फटाफट, 10,000 देशभक्त सैनिकों की सेना का निर्माण करा था। अच्छा, इस विद्रोह में उनके जो भाई थे, ठीक है, जिन्होंने इनके साथ सहयोग करा था, उसमें आप लिख लीजिएगा, एक तो थे उनके भाई अमर सिंह, यानी ठाकुर कुंवर सिंह का इनके जो सहयोगी, तो इनके भाई थे अमर सिंह, इनके भतीजे, ठीक है, इनके भतीजे का नाम क्या है, एक सेकेंड, इनके भतीजे का नाम दिमाग से उतर गया, रथ भजन सिंह। ठीक है, रथ भजन सिंह और रथ भजन सिंह, ठीक है, और भी थे, किशन सिंह भी था एक वो, लेकिन ये दो प्रमुख थे, भाई और उनका बेटा रथ भजन सिंह। तो इन्होंने फिर अपने संघर्ष की शुरुआत करी, और सबसे पहले इन्होंने धावा कहाँ बोला, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो धावा बोला था वो आपका
आरा को आक्रमण करा। ठीक है, लिखिएगा, कुंवर सिंह एवं एवं उनकी सेना के द्वारा सर्वप्रथम आरा को आरा को आरा को आज की डेट में किसी और नाम से भी बुलाया जाता है ना। आरा जिले को आज की डेट में किसी और नाम से भी बुलाया जाता है ना। अभी मेरे दिमाग से वो उतर गया है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है, तो सर्वप्रथम आरा को स्वतंत्र कराने कराने का प्रयास किया। तो आरा पर सर्वप्रथम ब्रिटिश से, आपका पता नहीं आ रहा है वो किसी और जिले का नाम है, दिमाग से होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, परंतु प्रथम प्रयास में असफल असफल रहे और दूसरे प्रयास में आरा को अंग्रेजी शासन से मुक्त कर नागरिक सरकार का गठन किया। नागरिक सरकार का गठन किया। कुंवर सिंह और उनकी सेना ने सर्वप्रथम आरा को स्वतंत्र कराने का प्रयास करा, परंतु प्रथम प्रयास में असफल रहे और दूसरे प्रयास में आरा को अंग्रेजी शासन से मुक्त करवाकर वहां पर नागरिक सरकार का गठन करा और खुद उसके सर्वे सर्वा बन गए। ठीक है, अच्छा, ध्यान रखिएगा, इस दौरान उन्होंने, मतलब जब इनका शासन चल रहा था, तो एक भी यूरोपियन या एक भी अंग्रेजी सरकार की आपका एक भी यूरोपीय की हत्या नहीं करी थी। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, इस समय जो ये भारतीय लड़ रहे थे, तो ये अंग्रेजी सैनिकों से लड़ रहे थे या भारतीय सैनिकों से ही लड़ रहे थे? इस समय जो ये लड़ रहे थे, दरअसल भारतीय सैनिकों से लड़ रहे थे। ठीक है, अब आरा पर इनका कंट्रोल हो गया, अब ये हटना भी तो था। तो जब अंग्रेजों के हाथ से दानापुर निकल गया, ठीक है, जो पहले था, और आरा निकल गया, तो इसको दोबारा से कैप्चर करने के लिए अंग्रेजों ने कैप्टन डनवर आरा पहुंचा। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, बीईआईसी, कई बार पूछते हो कि बीईआईसी क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दानापुर और आरा पर पुनः नियंत्रण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कैप्टन डन
वर 500 यूरोपीय सैनिकों के साथ आरा पहुंचा। ठीक है, तो 500 सैनिकों के साथ, हाँ भारतीय सैनिक भी थे, 500 यूरोपीय सैनिक थे और फिर भारतीय फौज भी थी। कैप्टन डनवर आरा पहुंचा। और इस पेज को मैं आगे कर रहा हूं, यहाँ पर लिख लीजिएगा। और 30 जुलाई, देखो 25 जुलाई को वहां से शुरू हुआ था, और 30 जुलाई 1857 को कैप्टन डनवर और कुंवर सिंह की सेनाओं के बीच के मध्य के मध्य लिख लो, के मध्य भीषण युद्ध हुआ, और कुंवर सिंह विजयी रहे। ठीक है, कुंवर सिंह विजयी रहे, क्योंकि इन्होंने डनवर को धूल चटा दी थी। कुंवर सिंह क्या रहे? विजयी रहे। इन्होंने कैप्टन डनवर को धूल चटा दी थी। ठीक है, अब इसके बाद अंग्रेजों ने जब ये 30 जुलाई को हार गए, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? सबसे पहले बताएं। ठीक है, फिर 2 या 3 अगस्त ऐसे लिख रहा हूं, 2 या 3 अगस्त 1857। ठीक है, 2 या 3 अगस्त 1857, क्योंकि कई जगह मैंने 2 लिखा हुआ है तो, और कई जगह 3, तो इसलिए 2 या 3 अगस्त। मेजर विंसेंट आयर, अब उससे एक बड़ा अधिकारी आता है, मेजर विंसेंट आयर। ठीक है, मेजर विंसेंट आयर आरा पहुंचता है। ठीक है, मेजर विंसेंट आयर आरा पहुंचता है। ठीक है, और आक्रमण करता है, और इसके आक्रमण के बाद आरा को कुंवर सिंह से मुक्त कराता है। और लिख लीजिएगा, आरा को कुंवर सिंह की सेना से मुक्त करवा लेता है। यानी अब आरा जो है वो कुंवर सिंह की सेना के संरक्षण में नहीं रहता। अब कुंवर सिंह यहां से हट जाते हैं। ठीक है, और अपना किधर, जगदीशपुर की ओर बढ़ने लगते हैं। जगदीशपुर बच्चे निकलने में रहते हैं, और सासाराम और रोहतास भी होते हुए जगदीशपुर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनके पीछे लगा रहता है। और फिर जो आपके ये हैं, क्या कहते हैं, कहाँ पहुंचते हैं ये कुंवर सिंह? रामगढ़ पहुंचते हैं। ठीक है, रामगढ़। रामगढ़ में अपनी शाही पोशाक, हजारों रुपए और सैनिकों को देते हैं, और वहां से विदा ले लेते हैं। और फिर 29 नवंबर 1857 को, ठीक है, 29 नवंबर 1857 को ये
नाना साहब, ठीक है, नाना साहब जो लड़ रहे थे कहाँ पर, कानपुर में, नाना साहब की युद्ध में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, यानी बिहार में से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे पड़ गया था मेजर विंसेंट आयर, तो बिहार से बाहर आ जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, कानपुर, जहां पर वो नाना साहब की सहायता करता है, कानपुर में, ठीक है। और फिर जब नाना साहब का भी पतन हो जाता है, ठीक है, जब नाना साहब का भी पतन हो जाता है, तो फिर वो वहां से निकल के अपना बस्ते बचाते वापस जगदीशपुर आने का प्रयास करता है, लेकिन 26 अप्रैल 1857 को, ठीक है, ठीक है, अंतिम युद्ध के बाद जगदीशपुर पर विजय प्राप्त करने का असफल प्रयास करते हैं, और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है आपकी 26 अप्रैल 1857 को। ओके अब यहाँ पर कुंवर सिंह जी की कहानी खत्म होती है। नहीं, ये एएमआरएस के लिए नहीं है, ठीक है, ये बिहार की क्लास है। एएमआरएस की क्लास जीके की जो है वो आपका 10 कह रहा हूँ 1 अगस्त से शुरू होगी। शायद ना इन बैचेस के नाम नहीं लिखे रहते जो क्लास ज्वाइन करते हो। तो अब 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजी शासन को खत्म कर दिया जाता है और भारत पर ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो जाता है। अब इसके बाद बस मॉडर्न हिस्ट्री की जो है सबसे बढ़िया टाइम शुरू होता है, वो है अब हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये आप लोगों को श्रीमान सनी सर ने पढ़ा दिया होगा, मैं तो बस इसमें बिहार से संबंधित चीजें बताऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चलो मेरे को बताओ ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसको क्यों कहा जाता है। हम्म, सनी सर यही पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो जरा बताएं इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट क्यों कहा जाता है। बस मैं तो इस चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्यों इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। जी साहिबा मैम। अच्छा, अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ओके, आपके बैच में पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। पढ़ा चुके हैं तो देखो, अब मेरे ख्याल से बच्चे इसमें मृत्यु 26 अप्रैल ही तो लिखा है मैंने, 26 अप्रैल, ये एक जैसे 26 ही लिखा है मैंने, पूरी इंडिया। हाँ, दरअसल जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी हम ये पढ़ते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। खैर इतना आपके डीप में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इसको राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है क्योंकि भारत एक अपनी पॉलिटिकल विल या एक अपनी राजनीतिक सोच रखते हैं। अच्छा, ये जो है ना, इसका जो कालखंड है वो 1885 से लेके 1947 तक है, ठीक है, 1885। हम मैं इसमें केवल बिहार से संबंधित चीजों से आपको रिलेट करके पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ इसमें नेशनल का पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। इसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका उदारवादी युग, ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडरेट फेज, जहां पर हम अंग्रेजों पर विश्वास रखते थे, ठीक है, अंग्रेजों पर क्या रखते थे, विश्वास रखते थे कि अंग्रेज हमारी बात सुनेंगे, ओके। और
हमारी बात मानेंगे, लेकिन अंग्रेज तो दूर थे, उन्हें हमारी कहाँ बात माननी थी। फिर एक दूसरा होता है आपका उग्रवादी युग। उग्रवादी युग मतलब ये उग्रवादी जहां पर हम अंग्रेजों के साथ कड़ाई से पेश आते थे, इसको हम एक्सट्रीमिस्ट फेज हम इसको बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एक्सट्रीमिस्ट फेज। और फिर आपका उदारवादी युग, उग्रवादी युग, और इसके बाद आपका आता है गांधी युग। गांधी जी द्वारा किए गए, इसकी तो गांधी जी की तो शुरुआत ही बिहार के चंपारण से हुई थी, तो इसको हम बोलते हैं गांधीयन गांधीयन एरा। ठीक है। अब इनका कालखंड देख लिया जाए तो ये जो है आपका 1885 से 1905 तक, ये 1905 से 1916 तक, ये 1917 से 1947 तक, 1916 से 1947 तक। ठीक है। तो जरा ये बताओ मेरे दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कौन सी तारीख को हुई थी? बाबा जय हो बाबू। 1885। ठीक है। तो देखो, जो ये है ना उग्रवादी युग, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे हम महत्वपूर्ण हम पढ़ते हैं। अगली क्लास में आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885। और इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं, तो इसके संस्थापक का नाम है एलन ओके ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक रिटायर्ड सिविल सेवा अधिकारी थे। ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। अरे यार ह्यूम लिख दे, ए ओ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, इतनी कोई बात नहीं है, ए ओ ह्यूम। ठीक है। इसमें अब कांग्रेस के सत्र होते हैं। कांग्रेस का पहला सत्र कौन सी जगह पे हुआ था? साहिबा परवीन। मेरे ख्याल से अब पुराने स्टूडेंट इसमें आने लगे हैं। 20 जून वाले बैच के कौन कौन स्टूडेंट है? रूहान, तुम बहुत पढ़ते हो भाई। आप एक तो आपका नाम ना बहुत अच्छा लगता है, रूहान। ये बताओ, बॉम्बे में कौन सी जगह पर, बॉम्बे में कौन सी जगह पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज या महाविद्यालय में कांग्रेस का पहला सत्र किया गया था। करवाना तो वो पुणे में थे, लेकिन पुणे में ना प्लेग फैल गया था। ओके। करवाना तो पुणे में चाहते थे, लेकिन पुणे में क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। ठीक है। तो इसको कांग्रेस के जो सत्र है, ठीक है, इसको कहां पर करवाया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन करवाया गया था। ठीक है। अब पहला जो सत्र था, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। पहले सत्र में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस के पहले सत्र में। ठीक है। अब यहीं पे लिखो। अब एक्चुअली अभी हम ना आज कांग्रेस के सत्र, कुछ महत्वपूर्ण सत्र मैं आपको बोल रहा हूं, लिखते चलिएगा। कांग्रेस का दूसरा सत्र कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा सत्र आपका कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है।
दादा भाई नेरोजी। और दादा भाई नेरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु भी कौन रहे हैं? ये लिख लो। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु भी कौन रहे हैं? दादा भाई नौरोजी रहे हैं। और तो और 1865 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। जिसका नाम क्या था? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इस पे इन्होंने चुनाव लड़ा और 1891 यानी 1891 में दादा भाई नेरोजी पहले भारतीय बने थे। दादा भाई नेरोजी पहले भारतीय बने थे जिन्होंने अंग्रेजी या ब्रिटिश संसद की सदस्यता प्राप्त करी थी। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजी सदस्यता की प्राप्त की थी। आईएन ने तो अभी यादव बहुत टाइम बाद आएगा, 1943 में। अच्छा, और दादा भाई नौरोजी ने 1888 में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करी थी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करी थी, पहले व्यक्ति थे। और इनकी एक पुस्तक का नाम देखे, पुस्तक का नाम कौन कौन बताता आप में से? पुस्तक का नाम बताओ, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। बिल्कुल, पोवर्टी इन इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, पोवर्टी इन इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको हम बोलते हैं संपदा का दोहन। क्या एक सिद्धांत दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको बोला जाता है संपदा का दोहन। तो यहां तक। अच्छा, इस सत्र में 483 लोगों ने भाग लिया था, कलकत्ता में हुआ था ये। और इस सत्र में कितने लोगों ने भाग लिया था? 483 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, अब इसके बाद अगला बिंदु या अगला पॉइंट लिखिए, वो ये है कांग्रेस का तीसरा सत्र। ठीक है, 1887। कांग्रेस का पहला सत्र 1885, दूसरा सत्र 1886, कांग्रेस का तीसरा सत्र 1887। तो कांग्रेस का जो तीसरा सत्र है 1887 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ये एक्चुअली भूमिका बना रहा हूं मैं। बिहार में तो केवल 3 ही सेशन हुए हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, उसमें भी गया वाला इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन तैयब जी जो है भाई, वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कांग्रेस का चौथा सत्र 1888, कांग्रेस का चौथा सत्र 1888 इलाहाबाद में हुआ था। कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था कांग्रेस का चौथा सत्र। और कांग्रेस का जो चौथा सत्र इलाहाबाद में हुआ था, उसमें अध्यक्ष थे, अरे उनका नाम जॉर्ज यूल। उसमें अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो जॉर्ज यूल है ना, वो भाई कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। वो जॉर्ज यूल जो थे वो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, हाँ। दूसरा सत्र कब लिखवाया मैंने? कौन से साल में हुआ है दूसरा सत्र? दूसरा सत्र कौन से साल में हुआ है? 1886। तो 12वां सत्र कब होगा कांग्रेस का? 12वां सत्र, 12वां सत्र कांग्रेस का कौन से साल में होगा? 1896 में होगा ना?
ठीक है। तो 1896 में जो 12वां सत्र हुआ था उसमें वो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था? वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। 1819 में जो सत्र हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 1896 में कलकत्ता में हुआ था, और उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के सत्र में 1896 में हुआ था, और उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम। और अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। अच्छा, अब 1907 का सूरत विभाजन सत्र तो आपको पता ही है, उसके बारे में तो आपको सन्नी सर ने पढ़ाया होगा। अब चलो सीधा 1911। 1911 में जो सत्र हुआ था वो हुआ था आपका कलकत्ता में ही। 1911 में जो सत्र हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में ही हुआ था। ठीक है। ये 12वां सत्र था। ओ सॉरी सॉरी, हाँ ये 12वां सत्र था। एक मिनट, रुको 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 रुको। 1896 12वां सत्र है ना। 12वें सत्र में 10 जोड़ो, यानी कांग्रेस का 22वां सत्र लिखो 1906। मैं वही कहूँ, एक चीज मैं भूल गया, कांग्रेस का 22वां सत्र लिखो 1906 में। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता। पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। पहली बार किसकी मांग की गई थी? स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। और उसके बाद 1907 वाला तो आप जानते ही हो। अब चले 1911। 1911 में आपका जो सत्र हुआ था वो हुआ था आपका कहां पर? कलकत्ता में हुआ था। पंडित विशंबर नारायण धर। ठीक है। पंडित विशंबर नारायण धर ये उसमें अध्यक्ष थे। और पहली बार जन गण मन गाया गया था। पहली बार क्या गाया गया था? जन गण मन गाया गया था। फिर कांग्रेस का 27वां सत्र जो हुआ था 1912 में हुआ था। ठीक है। वो हुआ था पटना के बांकीपुर में। ठीक है। ये केवल अभी मैं ऐसे ओरली लिखवा रहा हूँ। ठीक है। और मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है, तो बस यहाँ तक आपको लाना था। कांग्रेस के 3 सेशन हुए थे 1912, 1922 और 1940। 12, 22, 40 ये है। इसमें 22 वाला सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। और 40 वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं 1940 से 1946 तक। तो 1940 में जो रामगढ़ झारखंड में हुआ था। ठीक है। बांकीपुर पटना, आर एस मधोलकर। आर एस मधोलकर, हाँ। बंगाल और उड़ीसा में विभाजन नहीं, 1912 में तो बिहार और बंगाल में विभाजन हुआ था। उड़ीसा और बिहार में विभाजन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। फीडबैक जरूर भरेगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हाँ